हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और 1 अप्रैल को हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। और हमारा जो भी एग्जिस्टिंग ईयर है, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर, उसकी जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस होंगे हमें कैरी फॉरवर्ड करने होंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एज ओपनिंग बैलेंस। और अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर में हमें काम स्टार्ट करना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको करंट फाइनेंशियल ईयर को कैसे क्लोज करना है और न्यू फाइनेंशियल कैसे जनरेट करना है। और न्यू फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी, और ईयर एंड करने के लिए आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो इस वेबिनार में हम ये सब चीज सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने आपको समरी भी बताई है, बट फिर भी मैं आपको इसके पॉइंट्स बताता हूँ। कि सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, क्या इसकी साइकिल होती है। इसके बाद जो अपना करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर अपना 23-24 जो भी रनिंग में है, जो कि 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। उस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने के लिए आपको क्या क्या ईयर एंड एडजस्टमेंट करनी है, बुक्स कैसे अपनी क्लोज करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्विच टू योर कंपनी टू न्यू फाइनेंशियल ईयर। अपनी कंपनीज को आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में कैसे स्विच करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहे हैं बिजी सॉफ्टवेयर में, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, और अगर ये चैलेंजेस आपको आते हैं तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होता है और क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे अपने Q&A सेशन, जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आज के वेबिनार से रिलेटेड, आप मुझसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं सारी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा और वरीबली आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर एक साइकिल होती है, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये चलती है, जिसमें हमें अपनी अकाउंट बुक्स को मैनेज करना होता है। टैक्स, रेवेन्यू वगैरह ये सारी चीजें अपनी कैलकुलेट करनी होती है, और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस और अपनी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, उनको जनरेट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये फाइनेंशियल होता है, जो कि 12 मंथ पीरियड रहता है इसका, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च एंड डे होता है। और नेक्स्ट 31 मार्च के 1 अप्रैल को हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, और हमें अपनी कंपनीज के जितने भी बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है न्यू फाइनेंशियल ईयर में, ताकि हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपना काम दोबारा कंटिन्यू कर सकें। सबसे पहले, अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर आपका भी क्लोज हो गया और न्यू फाइनेंशियल ईयर आप जनरेट करना चाहते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंदर, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने होंगे। अगर आप ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपका डाटा काफी स्मूथली और काफी इजीली आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, फाइनलाइज ऑल ट्रांजेक्शन। देखिए, जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 31 मार्च को क्लोज होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले आप उनको फाइनलाइज कीजिए। कोई ट्रांजेक्शन आपकी पेंडिंग है, कोई आपकी मिस्टेकली आपने गलत कर दिया ट्रांजेक्शन, उसका इफेक्ट कुछ और होना था, कुछ और कर दिया आपने, कोई पोस्टिंग आपकी अभी मिसिंग है, तो सबसे पहले जितनी भी आपकी पेंडिंग ट्रांजेक्शन हैं उनको फाइनलाइज कीजिए, ऑल ट्रांजेक्शन, क्योंकि अब मेरी ये ट्रांजेक्शन है, ये मेरी फाइनल हो चुकी है, और जो मेरा डाटा है वो फ्रीज हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट डाटा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ईयर एंड प्रोविजन एंट्रीज कुछ करनी होती है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, तो कुछ आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है ईयर एंडिंग के टाइम पे। तो वो एंट्रीज हम आगे देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब भी फाइनेंशियल ईयर आप चेंज करें, जनरेट करें अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा तरफ से यही राय है कि आप बैकअप जरूर लेके रखिए। क्योंकि इन केस अगर आपका सिस्टम प्रोसेस करते टाइम आपका सिस्टम ऑफ हो गया, या फिर किसी तरीके से वो एप्लीकेशन क्लोज हो गई, तो आपका डाटा जो उसकी टेबल क्रैश हो सकती है, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो ठीक से फिर वो जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में सबसे पहले आपको बैकअप जरूर लेना है, क्योंकि डाटा का बैकअप अगर आपके पास होता है, तो आप उस प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, उस प्रोसेस को दोबारा चला सकते हैं, ताकि आपका डाटा जो है स्मूथली कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो बैकअप इज मस्ट, ताकि आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहे। इसके बाद ट्रांसफर द बैलेंस। देखिए, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं
और जिनको आपको क्लोज करना है उनके पेबल में कैरी फॉरवर्ड करना है बैलेंसेस को, अकाउंट्स को, जैसे कि जीएसटी का अमाउंट है आपको जीएसटी की पेबल अकाउंट में डालनी है, आपको कोई इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको आपको पेबल में डालना है, तो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं कोई भी अपने अकाउंट बैलेंस को, तो वो भी आप ट्रांसफर कर लीजिए एग्जिस्टिंग ईयर में, ताकि न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपके जितने भी बैलेंसेस हैं वो बिल्कुल करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हों। क्योंकि जितने भी हमारे 31 मार्च को जितने भी अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, वो न्यू ईयर में जाके हमारे एज ओपनिंग बन जाते हैं। तो अगर आप बैलेंस के ट्रांसलेशन आप अच्छे तरीके से करते हैं तो एज ओपनिंग बैलेंस जो होगा आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर में वो करेक्टली आपको शो होगा। इसके बाद देखिए, जब आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करें उससे पहले अपनी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि स्टॉक की रिपोर्ट हो गई आपकी, आपका ट्रायल बैलेंस है, आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी कुछ जो फाइनल स्टेटमेंट जिनको भी बोलते हैं, तो इन रिपोर्ट्स को आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए। क्योंकि इन रिपोर्ट्स को आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर बाय मिस्टेक कुछ भी गलती हो जाती है, कोई रिपोर्ट आपकी मिसमैच होती है, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी मिस्टेक हुई है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो ये कुछ प्रोफेशंस है जो आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले आप ले लेंगे, तो आपका जो डाटा है वो स्मूथली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद ईयर एंड एंट्रीज हम देखते हैं कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला हो, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है इंडिया में, और ईयर एंडिंग के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपको अपनी कंपनी के अंदर करनी होती है। जैसे कि जो पहली ट्रांजैक्शन है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। जितनी भी आपकी फिक्स एसेट है उन पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है उनकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग रूल है। आपकी जितनी भी फिक्स एसेट है उनकी वैल्यू आपको रिड्यूस करनी होती है। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है जो आपको अप्लाई करना होता है फिक्स एसेट पे, ताकि आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए। तो ये आपको 31 मार्च को एंट्री करनी होती है ताकि आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो आपके डेप्रिसिएशन को काट कर। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई बिजनेस लोन है कंपनी के ऊपर, कोई कॉर्पोरेट लोन है, तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। तो इंटरेस्ट भी आपका एनुअली चलता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना इंटरेस्ट उस लोन पर बन गया है उसको भी आप यहाँ पर ट्रांजैक्ट कर लीजिए, उसकी भी एक एंट्री पोस्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इस ईयर का एक्सपेंस नहीं जाए। क्योंकि जो इस साल का इंटरेस्ट होगा वो आपको इस साल के ही करंट ईयर में आपको शो करना होगा। अगर आपने लोन लिया है मई में, जुलाई में, या फिर आपने किसी भी मंथ में लोन लिया है, अगर आपका 6 महीने का इंटरेस्ट बन रहा है, 5 महीने का इंटरेस्ट बन रहा है इस साल में करंट ईयर में, तो आपको वो भी पोस्ट करना होगा इसमें, ताकि जो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है वो करंट ईयर में ही आपको पोस्ट करना होता है। एक्सपेंस का बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांसलेशन देखिए आपको करना होगा। जो भी आपकी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, कोई अगर लॉस हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी आपको कैपिटल अकाउंट के साथ। अगर एक से ज्यादा पार्टनर हैं कंपनी के अंदर तो सब में आपको उस बैलेंस को ट्रांसफर करना होगा। और लास्ट महीने का या फिर लास्ट क्वार्टर का आपको जो जीएसटी है, जीएसटी की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको करनी होंगी। आपकी इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट, और जीएसटी का पेबल का जो बैलेंस है इसकी एडजस्टमेंट, जो हम आगे भी देखेंगे ये सारी एंट्रीज, तो ये भी आपको ईयर एंड पे करनी होती है। और लास्ट है इसमें स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं कि सपोज फिजिकली स्टॉक आपने काउंट किया तो उसमें कुछ कम या ज्यादा हो गया। जैसे कि बिजी में आपने देखा कि जो मेरा प्रोडक्ट ए है उसकी स्टॉक बिजी में मुझे शो कर रहा है 100 क्वांटिटीज, बट जब मैंने फिजिकली काउंट किया तो मुझे 90 क्वांटिटीज ही मिली। तो मतलब कि 10 क्वांटिटी जो है वो मेरी या तो वो खो गई हैं या फिर वो डैमेज हो चुकी हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपनी 90 स्टॉक ही कैरी फॉरवर्ड करनी होगी। तो हमें स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री भी पोस्ट करनी होगी ताकि हमारा करेक्ट स्टॉक जो है उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी ईयर एंड एडजस्टमेंट है। आइए इनको देखते हैं वन बाय वन कैसे आप बिजी में इसको पोस्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री हमारी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इसकी एक अकाउंटिंग एंट्री आपको करनी होती है। आइए बिजी में चलते हैं। बिजी मैंने ओपन कर लिए और अपनी कंपनी को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे जो मेरी कंपनी है इसमें आप देखेंगे सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है, 2023 टू 24, क्योंकि करंटली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो यही है 23 टू 24, जो कि 31 मार्च तक चलेगा। इस कंपनी को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी एक ही फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी में।
अब देखिए जैसे ही मैंने अपनी कंपनी ओपन की है तो बिजी मुझे एक मैसेज भी शो कर रहा है, इट इज एडवाइज टू क्रिएट चेंज फाइनेंशियल ईयर नाउ टू अवॉइड लास्ट मिनट हसल। टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर प्लीज नेविगेट द एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर। पूरे स्टेप इसमें लिखे हुए हैं किस तरीके से आपको फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करना है, चेंज करना है अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर में। ओके करते हैं। और देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें पोस्ट करनी है बिजी में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ट ओपन करना होगा जो कि हमें डिस्प्ले के अंदर मिलेगा। डिस्प्ले में हम जाएंगे और यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ट एक रिपोर्ट मिलेगी, इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट, जो भी आप जिस तरीके से भी आप इनकम टैक्स एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट के तौर पे आप डेप्रिसिएशन चार्ट कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ट मेंटेन करते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू अभी देखते हैं। यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट अपना सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा बाय डिफॉल्ट बन जाता है और ये आपका एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट बना होता है, ये आपको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको ओके करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स हैं और उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर शो हो रहा है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप अकाउंट मास्टर के अंदर बताते हैं, जैसे कि ये हमारा कैपिटल इक्विपमेंट जो फिक्स एसेट है, जब आप इस मास्टर को सेव करते हैं तो इस विंडो में जैसे आप सेव करने वाले होते हैं तो ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपको बताना होता है कि एनुअली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है और हाफ ईयरली कितना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा डेप्रिसिएशन चार्ट ओपन हो चुका है और लास्ट में आप देखेंगे कि जो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 31 मार्च तक इस एसेट की, इस फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है और कितना डेप्रिसिएशन पूरे साल में कैलकुलेट हुआ है इस फिक्स एसेट पे। तो यहाँ पर इस कॉलम में आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। तो जो हमारी कैपिटल इक्विपमेंट है उस पर 10,500 डेप्रिसिएशन हमें लगाना है और टोटल जो इसकी वैल्यू थी वो 1,05,000 थी। अब वैल्यू जो है वो रिड्यूस होके कितनी आ गई है, तो वही आप देखेंगे कि वैल्यू रिड्यूस होके अब आ गई है 94,500। ऐसी जितनी भी मेरी फिक्स एसेट है उनकी सबकी वैल्यू रिड्यूस करके बिजी मुझे शो कर रहा है। अब देखिए डेप्रिसिएशन चार्ट की रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रही है और डेप्रिसिएशन की एंट्री अगर मैं पोस्ट करना चाहता हूँ तो इसी रिपोर्ट से मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट कर सकता हूँ। बिजी में ये काफी अच्छी चीज है कि आपको शॉर्टकट कीज मिल जाती हैं एंट्री पोस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देखेंगे F4 पोस्ट डेप्रिसिएशन वाउचर शो हो रही है एक शॉर्टकट की। बस आपको F4 की यहाँ पर प्रेस करनी है। जैसे आप F4 की प्रेस करेंगे ये एक विंडो आपको शो हो जाएगी जिसमें जनरेट डेप्रिसिएशन वाउचर का मैसेज आएगा। ऑल अकाउंट का आप डेप्रिसिएशन जनरेट करना चाहते हैं, डेप्रिसिएशन की जो वाउचर है जनरेट करना चाहते हैं या फिर सिलेक्टेड अकाउंट का चाहते हैं। यहाँ पर मैं ऑल अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जितनी भी मेरी फिक्स एसेट है सब पे ही मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट विंडो में जनरेट डेप्रिसिएशन वाउचर की विंडो आ चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक जनरल वाउचर की सीरीज बतानी होगी, बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज होती है। और इसके बाद जो ईयर एंड डेट होती है, तो ईयर एंड डेट हमारी 31 मार्च होती है, ये भी हमारी बाय डिफॉल्ट आ चुकी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ चुका है क्योंकि रिपोर्ट ओपन करने से पहले हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट सिलेक्ट किया था। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो नरेशन जो है यहाँ पर प्री डिफाइंड आ चुकी है, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद बस आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और देखिए आपके डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है पोस्ट हो चुकी है। 5 वाउचर, क्योंकि मेरी 5 फिक्स एसेट हैं तो इसलिए 5 जनरल वाउचर किसी ने पोस्ट कर दिए। ओके करेंगे और अब मैं आपको डेप्रिसिएशन का लेजर दिखाता हूँ। तो उसकी शॉर्टकट की होती है हमारी लेजर रिपोर्ट की Alt+L, L फॉर लेजर, और डेप्रिसिएशन आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब देखिए जितनी भी हमारी फिक्स एसेट थी, चाहे कैपिटल इक्विपमेंट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फर्नीचर फिक्सचर हो या अदर इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी हमारी यहाँ पर फिक्स एसेट थी उन सब पर वाउचर पोस्ट हो चुका है डेप्रिसिएशन का। ओपन करके देखते हैं तो 10,500 हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हमें करना था इस पे, तो इसकी वैल्यू रिड्यूस करनी थी और यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन पोस्ट होके आ चुकी है। तो कितना आसान है यहाँ पे बिजी में कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ट से ही शॉर्टकट की मिल जाती है कि F4 की आप प्रेस करेंगे और आपका डेप्रिसिएशन का वाउचर पोस्ट हो जाएगा। तो ये पहली ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री है जो आपको करनी है डेप्रिसिएशन चार्ट के अंदर से। इसको आप मैनुअली करना चाहते, मैनुअली करने के लिए आपको
इस तरीके से एंट्री पोस्ट करनी होगी। जनरल वाउचर आप ओपन करेंगे, डेट यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट करेंगे फिक्स एसेट और डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और फिक्स एसेट को क्रेडिट करके अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं और उसको सेव कर देंगे तो भी आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। बाकी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। मैनुअल करना चाहते हैं मैनुअल कर सकते हैं आप एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज आपने बिजनेस लोन लिया हुआ है, कॉर्पोरेट लोन लिया हुआ है, तो इसका इंटरेस्ट का जो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि लोन लेंगे तो आप ब्याज आपको देना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, और इस साल का जो इंटरेस्ट है इसकी आपको एंट्री भी बीजी में पोस्ट करनी होगी, क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंस आप नेक्स्ट ईयर में नहीं डाल सकते हैं। करंट ईयर का एक्सपेंस मतलब कि करंट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है लोन के ऊपर, उसको हम पे करेंगे या फिर उसका पेबल खड़ा करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए भी सिंपल है, बिजी में आते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट भी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको लोन की एंट्री दिखा देता हूँ। तो मैं लेजर दिखाता हूँ आपको लोन का। ये मेरा एक लोन मैंने लिया है, देखिए रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट हुई है। 1 जुलाई को मैंने लोन लिया था, यहाँ पर आप देखेंगे 1 जुलाई को मैंने लोन लिया था और 10 लाख रुपए का लोन लिया था। अब देखिए इस पर कितना इंटरेस्ट मेरा बन चुका है वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो डिस्प्ले के अंदर आप जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पहली रिपोर्ट प्रोडक्ट बेसिस, इस पर एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे और वन अकाउंट लोन अकाउंट अपना सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेट आप सिलेक्ट करेंगे, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज कर रहा है, जैसे अगर सपोज उसने 12% चार्ज किया तो 12% आप यहाँ पर डाल देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसके बाद एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ चुके हैं और बस इसको ओके कर देंगे। अब देखिए टोटल 275 डेज बनते हैं और इंटरेस्ट यहाँ पर 90,411 रुपए इंटरेस्ट पेबल आपका बनता है। तो बिजी आपको इंटरेस्ट की यहाँ पर एक अमाउंट दिखा रहा है कि इतना इंटरेस्ट आपका इस साल में बन चुका है। आप सेम जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने पोस्ट की थी, वैसे ही आप इंटरेस्ट पेबल की एंट्री भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको F4 की, नीचे आप बॉटम में देखेंगे कि F4 की यहाँ पर शो हो रही है और सेम आप यहाँ पर F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करने के बाद यहाँ पर विंडो ओपन होगी जनरेट इंटरेस्ट वाउचर की। जनरल वाउचर यहाँ पर आपको पोस्ट करना है, सीरीज सिलेक्ट करेंगे, डेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अब इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में आप क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, देखिए मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है जो कि मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के अंडर में मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है। आप इसको बनाना चाहें तो F3 से प्रेस करके बना सकते हैं। जैसे आप F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक अकाउंट मास्टर ऐड करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। और इंटरेस्ट अगर रिसीव करते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव जो होती है वो आपकी इनकम होती है। अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, और रिसीव कर रहे हैं तो आपका वो इनकम है। तो यहाँ पर रिसीवल और पेबल दोनों के लिए आप अकाउंट सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नरेशन जो है बाय डिफॉल्ट आ जाती है, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे और देखिए डू यू वांट टू स्टार्ट इंटरेस्ट वाउचर जनरेशन, यस करेंगे। यहाँ पर जनरल वाउचर एक पोस्ट हो गया। अब मैं आपको लेजर दिखाता हूँ लोन का। तो देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, यहाँ पर मेरा वाउचर जनरेट होके आ चुका है 90,411 रुपए का। और मैं आपको लोन का भी लेजर दिखाता हूँ। तो टोटल आप देखेंगे, अब आपको टोटल कितने रुपए पे करने हैं, तो 10 लाख का लोन था और 90,000 उस पर इंटरेस्ट यहाँ पर बन चुका है। तो अब जो क्लोजिंग अमाउंट है वो लोन की हो गई 10,90,411 रुपए। टोटल इतना आपको अमाउंट पे करना है, इतना ही अमाउंट आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आप एक्सपेंस की यहाँ पर एंट्री पोस्ट कर देते हैं, पेमेंट की एंट्री पोस्ट कर देते हैं, अभी सिर्फ आपने इंटरेस्ट को खड़ा किया है जनरल वाउचर के थ्रू, अगर आप इसकी पेमेंट कर देते हैं तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ से हट जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस में से रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर आपने एंट्री पोस्ट नहीं किया है, सिर्फ एक्सपेंस खड़ा किया है, तो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर आप जब चेंज करेंगे तो टोटल अमाउंट जो है लोन का 10,90,411 रुपए फॉरवर्ड हो जाएगा एज ओपनिंग बैलेंस। तो ये एंट्री इंटरेस्ट
पे करने की है, और इसको मैं आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में भी दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं रिपोर्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे जो लोन की अमाउंट है वो भी यहाँ पर ऐड होके आ रही है, इंटरेस्ट का अमाउंट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहा है, और डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया था वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए दोनों अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पर आ चुके हैं। नेक्स्ट, स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे आपको करनी है। तो स्टॉक की एडजस्टमेंट आपको कैसे करनी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक मेरा आइटम है, उसका जो स्टॉक है मतलब उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है क्वांटिटी का, वो आपका 100 क्वांटिटी है, बट बिजी में आपको 100 क्वांटिटी शो कर रहा है, बट आपने फिजिकली जब काउंट किया तो 90 ही क्वांटिटी निकली। तो मतलब कि 10 क्वांटिटी आपको एडजस्ट करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बिजी में, तो देखिए इसके लिए भी काफी सिंपल है स्टेप्स। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में आप जाएंगे, और यहाँ पर फिजिकल स्टॉक नाम से एक वाउचर है, जो सबसे लास्ट वाउचर है फिजिकल स्टॉक, एंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने वाउचर नंबर डाल दिया 31 मार्च, और गोडाउन जो हमारा मटेरियल सेंटर है उसको मैंने सिलेक्ट किया मेन, और यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। आइटम लोड करना चाहें लोड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला आइटम मेरा फैंटा, इसमें 6 क्वांटिटी मुझे बुक्स में शो हो रही है, बट फिजिकली जब मैंने काउंट किया तो 8 क्वांटिटी निकली। जैसे आप 8 एंटर करेंगे तो देखिए लास्ट के कॉलम में डिफरेंस भी शो होगा कि 2 क्वांटिटी का डिफरेंस है फिजिकली। और दूसरा आइटम ले लेते हैं लिम्का, और इसमें आप देखेंगे 29 स्टॉक थी मेरे पास, और जब मैंने काउंट की तो 30 निकली, मतलब एक ज्यादा निकली। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ फिजिकली जो काउंट किए हैं आइटम सेलेक्ट करके बस मुझे वहां पर वही क्वांटिटी डालनी है, और डिफरेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। और जो भी डिफरेंस होगा, जैसे कि इसको मैं एक को मैंने ज्यादा किया है, इस एक को कम कर लेते हैं, इसको मैं 25 कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो पहला वाला आइटम है इसकी 8 क्वांटिटी मुझे मिली है, बुक्स में कितनी दिखा रही है मुझे 6, बट जो दूसरा आइटम है ये मुझे 25 मिली है फिजिकली, बट बुक्स में शो हो रही है 29। तो यहाँ पर ये 4 स्टॉक कम है, और जो पहला वाला आइटम है उसकी 2 स्टॉक ज्यादा है, 2 क्वांटिटी ज्यादा है। इसको मैं सेव कर लेता हूं, और सेव करके जैसे आपने सेव किया, अब आप देखेंगे कि इन दोनों आइटम के आपको स्टॉक में दिखाता हूं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर फैंटा पहला आइटम, गोडाउन। तो देखिए टोटल 8 मैंने डाली थी, तो 8 यहाँ पर शो हो गई। जब हमने वाउचर पोस्ट किया है तो वो भी यहाँ पर आ चुका है, देखिए स्टॉक जनरल का। जैसे मैंने फिजिकली स्टॉक वाउचर को पोस्ट करूंगा तो मेरा जो स्टॉक जनरल वाउचर है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, जिसमें अगर कोई क्वांटिटी मेरी कम होती है तो उसको जनरेट कर देता है, और किसी आइटम की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसको कंज्यूम कर देता है ये। तो आपकी स्टॉक की जो है एडजस्टमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आप स्टॉक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं फिजिकली स्टॉक वाउचर के थ्रू। नेक्स्ट है हमारी एंट्री जीएसटी एडजस्टमेंट एंड पेमेंट एंट्रीज। देखिए लास्ट मंथ मतलब जो मार्च मंथ है इसकी जीएसटी की एडजस्टमेंट आपको करनी है, या फिर आप क्वार्टर वाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वार्टर की आपको एडजस्टमेंट करनी है, क्वार्टर की पेमेंट करनी है। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाना होगा, जीएसटी रिपोर्ट्स, और सबसे पहले जीएसटी समरी में जाकर हम देखेंगे कितना हमारा पेबल बन रहा है अभी। तो जैसे कि लास्ट क्वार्टर का मैं बैलेंस देख लेता हूँ, 1 जनवरी टू 31 मार्च, और यहाँ पर देखिए मेरी जीएसटी समरी ओपन होके आ चुकी है, जिसमें टोटल मेरा जो पेबल बन रहा है वो है 8,62,312 रुपीज.64 इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दोनों की अमाउंट भी शो हो रही है। ये मेरी जीएसटी समरी रिपोर्ट है जिसमें मुझे सारी अमाउंट शो हो जाती हैं। अब आपको जीएसटी की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कितनी आपको इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, क्रॉस एडजस्टमेंट कैसे करना चाहते हैं, पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जो शॉर्टकट की है बिजी ने आपको प्रोवाइड की है। इसके लिए आपको शॉर्टकट की कौन सी है, तो आप बॉटम में देखेंगे तो F4 की है, पोस्ट एडजस्टमेंट पेमेंट वाउचर, आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं। F4 की देखिए इंटरेस्ट, आप जब अपने इंटरेस्ट
की एडजस्टमेंट की एंट्री की थी या फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री की थी, तो सेम ही की थी F4। तो सब ज्यादातर क्या है कि F4 की ही है जो आपकी रिपोर्ट से एंट्री आपकी पोस्ट कर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, F4 की प्रेस करनी है। जैसे आप F4 की प्रेस करेंगे, पोस्ट वाउचर की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी हमें जीएसटी की एडजस्टमेंट करनी है, आरसीएम वगैरह की एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो वो भी बटन अवेलेबल है, उनको भी आप कर सकते हैं। बट अभी हमें जीएसटी की एडजस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर करेंगे, हम इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट करेंगे। सीजीएसटी इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, जीएसटी इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, ऐसी एसजीएसटी इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, उनकी एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट के लिए आपको इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट बटन पे क्लिक करना है, और देखिए एक विंडो आ जाएगी जिसमें आपकी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट का वाउचर के लिए डिटेल्स पूछेगा, सीरीज सब कुछ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर ओके करना है, सेव करना है, और देखिए वाउचर आपका ओपन हो गया। अब इसका एक बेनिफिट ये रहा कि जितनी भी आपकी अमाउंट थी वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी मैनुअली, सब चीज बाय डिफॉल्ट पिक होके आ गई उस रिपोर्ट में से। बस आपको इस वाउचर को एक बार चेक करना है कि मेरा आउटपुट ठीक है, इनपुट ठीक है इस पूरे क्वार्टर का या इस पूरे मंथ का। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और रेफरेंस में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट सेम टेक्स्ट। एंडिंग मतलब यहाँ पर पीरियड एंडिंग बता देंगे 31 मार्च है, ओके करेंगे। अब आपकी एंट्री जो है पोस्ट हो चुकी है। तो ये था मेरा इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट। दोबारा F4 प्रेस करते हैं। अगर आपका सपोज सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी में एक आपका रिसीवेबल है, एक आपका पेबल बन रहा है, तो आपको क्रॉस एडजस्टमेंट भी करनी होती है। तो क्रॉस एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर क्रॉस एडजस्टमेंट का बटन शो हो रहा है, और कोई भी अगर आप देखिए अभी इसमें आपको दिखा दूं, तीनों ही मेरे पेबल बन रहे हैं, कोई भी रिफंडेबल नहीं है। आईजीएसटी भी पेबल बन रहा है, सीजीएसटी भी पेबल बन रहा है, और एसजीएसटी भी पेबल बन रहा है। इसीलिए जब मैं क्रॉस एडजस्टमेंट करता हूं तो यहाँ पर सारे अकाउंट ब्लैंक शो होते हैं। बट अगर इन तीनों में से एक भी रिफंडेबल होता और दो आपके पेबल होते, या फिर एक पेबल होता दो रिफंडेबल होते, तो क्रॉस एडजस्टमेंट के लिए ऑटोमेटिकली वाउचर यहाँ पर क्रिएट हो जाता। बट अभी हमारे तीनों ही पेबल बन रहे, तो हमें क्रॉस एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बट अगर आप करना चाहते हैं क्रॉस एडजस्टमेंट के लिए, और अगर आपको कोई भी रिफंडेबल बनता है तो एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी में लास्ट एंट्री हमारी रेगुलर जीएसटी पेमेंट, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, जनरेट रेगुलर जीएसटी पेमेंट वाउचर। इसमें वाउचर टाइप आप पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है, सीरीज, डेट, आपके सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रही है। पेमेंट जो है आपको कैसे करनी है, तो कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू, या फिर इसमें आप कोई भी अकाउंट जीएसटी पेबल खड़ा करना चाहते हैं तो पेबल भी आप खड़ा कर सकते हैं, पेबल का अकाउंट आपने बनाया हुआ है तो अभी मैं सीधा पेमेंट कर रहा हूँ इसकी, तो मैं पेमेंट की एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, और मैंने बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। सेव करते हैं। यहाँ पर वाउचर, मेरा पेमेंट वाउचर ओपन होके आ चुका है, सारे अमाउंट सारे अकाउंट ऑटोमेटिकली पिक हो चुके हैं रिपोर्ट से। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये रेफरेंस की विंडो आ जाएगी, जिसमें आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का अमाउंट आ रहा है, और कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फी होती है तो वो भी आ जाती है यहाँ पर। चालान नंबर क्या है, अगर आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर रहे हैं उसका नंबर क्या है, बैंक नेम क्या है आपका वो आप डाल देंगे, बैंक कोड क्या है वो डाल देंगे, सेव करेंगे, आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। तो ये एंट्री आपकी जीएसटी एडजस्टमेंट और जीएसटी पेमेंट की एंट्री है। पेमेंट अगर आपको 31 मार्च को आप नहीं कर रहे हैं तो पेमेंट में आप बैंक अकाउंट की जगह अपना कोई पेबल अकाउंट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मेरी जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री भी हो चुकी है। इसके बाद जो लास्ट हमारी ईयर एंड एंट्रीज है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए अगर एक ही पार्टनर है, मतलब एक ही ऑनर है, तो आपका एक ही कैपिटल अकाउंट होता है। बट एक से ज्यादा पार्टनर है तो आपके मल्टीपल कैपिटल अकाउंट्स भी हो सकते हैं पार्टनर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना होता है, ये जितने आपके पार्टनर्स होते हैं उनकी शेयरिंग होती है, उसी के हिसाब से ट्रांसफर करना होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा एक ही ऑनर है कंपनी में तो टोटल सारी इन्वेस्टमेंट उसी की है, सारे कैपिटल उसी की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ कितना। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल। अगर मैंने ओपन की, 31 मार्च डेट डाल दी है, 1 अप्रैल टू 30 में पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेट मैंने सिलेक्ट कर ली है, और यहाँ पर मैं अपडेट स्टॉक को भी यस कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे तो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है।
इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर शो हो रहा है 74,21272.00। ये मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, जिसको मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। अब इसकी आपको जर्नल एंट्री पोस्ट करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे कितना प्रॉफिट आपका बन रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट है मेरा जो, उसकी अमाउंट मैंने नोट डाउन कर लिया। और एक जनरल वाउचर पोस्ट करते हैं। यहाँ पर जनरल वाउचर मैंने ओके किया, ऐड किया 31 मार्च, और जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर आप डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे जो हमने नोट डाउन किया है 74,21272.00, एंटर किया। और क्रेडिट करेंगे आप कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको पोस्ट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने के लिए। डेबिट करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और क्रेडिट करना है आपको कैपिटल। तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। सेव करेंगे, एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे जो ओपनिंग बैलेंस था मेरा, उसमें अब कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट भी ऐड हो गया और क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ये थी कुछ ईयर एंड एंट्रीज जो आपको करनी है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टॉक की एडजस्टमेंट, जीएसटी की एडजस्टमेंट और पेमेंट, और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांसफर कैपिटल में। ये आपको एग्जिस्टिंग ईयर में फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने से पहले लास्ट डेट को, मतलब 31 मार्च को आपको पोस्ट करनी होती है, ताकि आपके जितने भी अकाउंट के बैलेंस हैं वो स्मूथली करेक्टली आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड हो जाए। तो ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने यहाँ पर कर दी हैं। अब नेक्स्ट है स्विच योर कंपनी टू न्यू फाइनेंशियल ईयर। अपनी कंपनी को न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच करें। अब स्विच करने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी, क्योंकि ईयर एंड एडजस्टमेंट मैंने कर दी है। ईयर एंड एडजस्टमेंट के बाद मेरा सजेशन ये है कि आप बैकअप जरूर लीजिए अपने डाटा का। बैकअप लेने के लिए कंपनी आप क्लोज करेंगे और यहाँ पर बैकअप डाटा है, एंटर कर देंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे और जिस फोल्डर में बैकअप लेना चाहते हैं वो फोल्डर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। तो बैकअप जरूर लेना है आपको। बैकअप लेने के बाद आपको कंपनी ओपन करनी है। ओपन करने के बाद फाइनेंशियल ईयर स्विच करेंगे, मतलब नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट करेंगे। और नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है आपको, ध्यान रखिए। एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे और चेंज फाइनेंशियल ईयर सबसे लास्ट ऑप्शन है, एंटर करेंगे इस पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 23 to 24 है। और अब यहाँ पर जो डेट शो हो रही है न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, जो कि हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा। तो हमें नए फाइनेंशियल ईयर को जनरेट करने के लिए, जो कि हमारा 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा, इसको हम जनरेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर, और इसमें ऑप्शन आ रहा है न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये मैसेज विंडो आएगी एक, ओके कर देंगे। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए एक नई विंडो आ चुकी है। आपको यहाँ पर प्रोसेस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे और आपका जो फाइनेंशियल ईयर जनरेट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकती है डिपेंडिंग ऑन योर डाटा साइज, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रांजेक्शन एंड मास्टर। तो इसको आपको लगा के छोड़ देना है। और ध्यान रखिए आपको ये जब प्रोसेस चल रही है तो आपके सारे सिस्टम पे बिजी क्लोज होना चाहिए, अगर आपने मल्टी यूजर लाइसेंस लिया हुआ है तो ये प्रोसेस आपको चलानी है अपने सर्वर सिस्टम पे, जहां पर आपके डाटा बिजी का है स्टोर। जितने भी आपके क्लाइंट सिस्टम हैं उन सब पे आपको बिजी को क्लोज रखना है, कंपनी को क्लोज रखना है, बिजी को क्लोज रखना है। और सर्वर पे आपको ये प्रोसेस चलानी है फाइनेंशियल ईयर क्रिएटिंग की, चेंजिंग की। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे ये प्रोसेस चल रही है उस टाइम पे आपको सिस्टम को ऑफ नहीं करना है। पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तभी आप सिस्टम को बंद कीजिए। तो देखिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है अब यहाँ पर चेंज हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो चुका है। ओके करते हैं और अब देखेंगे कि ये मेरा नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट होके आ चुका है। नीचे बॉटम में भी देखिए 2024 to 25 यहाँ पर शो हो रहा है। कंपनी क्लोज करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब हमने
इस कंपनी को फर्स्ट टाइम ओपन किया था, तो फर्स्ट यहाँ पे एक ईयर दिखा रहा था फाइनेंशियल ईयर वाले कॉलम में, बट अब आप देखेंगे जो कंपनी है वो 2023 टू 25 शो रही है, 2 साल का डाटा है इसमें, क्योंकि हमने एक और फाइनेंशियल ईयर जनरेट कर लिया। ओपन करते हैं इस कंपनी को, और हमारी जो कंपनी है अब वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में ओपन हो चुकी है। अब मैं नए फाइनेंशियल ईयर में अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। देखिए जो मेरा बैलेंस शीट है वो यहाँ पर आ चुकी है। जितना भी मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था जो 31 मार्च को था, वो मेरा 1 अप्रैल को एज ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं और नए फाइनेंशियल ईयर में फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बैलेंस शीट आपने ओपन की नए फाइनेंशियल ईयर में, और ओपन करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक अलग से अमाउंट शो हो रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, तो मतलब कि आपके बैलेंसेस मैच नहीं है। तो आपकी जो बैलेंस शीट की जो अमाउंट है दोनों कॉलम की, अब देखेंगे जो लायबिलिटी वाला कॉलम है उसके आगे अमाउंट लिखा है, और जो एसेट वाला कॉलम है उसके आगे जो अमाउंट है, इन दोनों की अमाउंट मैच होनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच होती हैं तभी आपकी बैलेंस शीट करेक्ट मानी जाती है। अगर इन दोनों की अमाउंट आपकी अलग है और या फिर आपके डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है, तो मतलब आपकी बैलेंस शीट करेक्ट नहीं है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि ईयर एंड एंट्री आपको क्या करनी है, ईयर एंड एडजस्टमेंट आपको क्या करनी है, और फाइनेंशियल ईयर कैसे जनरेट करना है। बट अगर आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं, तो उनका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल ईयर चेंज करते टाइम, या फिर आपका कोई ऐसा बैलेंस है, कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, तो इसको हम देखते हैं उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है यहाँ पर कि क्रिएटिंग फाइनेंशियल ईयर विदाउट कैरिंग बैलेंसेस। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर जनरेट करना चाहते हैं बट बैलेंसेस आपको नहीं चाहिए नए फाइनेंशियल ईयर में, नया फाइनेंशियल जो आप जनरेट करेंगे उसमें आपको बैलेंसेस फॉरवर्ड नहीं करने, बस आपको जो है फाइनेंशियल ईयर जनरेट करना है ताकि आप अपनी बिलिंग स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। तो बिजी में आते हैं वापस। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो जाता है, देखिए 2 ईयर यहाँ पर मुझे शोने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 जो कि मेरा लास्ट ईयर था, और अगर जैसे ही मेरा ये वाला जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है ये भी कभी ना कभी क्लोज होगा, मतलब 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को फॉरवर्ड करना होगा। तो इसके लिए मुझे न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 पर जाना होगा। अब जैसे कि अगर मेरा जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है ये भी क्लोज हो गया और ओवर हो गया है, और नया फाइनेंशियल ईयर मुझे जनरेट करना है, ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस। तो क्रिएट न्यू ईयर ओनली सिर्फ फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर देगा आपका, और जो आपका बैलेंसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, ना ही अकाउंट के ना ही आइटम के। इस ऑप्शन को क्लिक करके आपको स्टार्ट करनी है प्रोसेस। इसके बाद ये आपका सॉल्यूशन है जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है, अगर आप बिना बैलेंस के कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट चैलेंज है इसमें कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहे हैं, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर रहे हैं, और प्रोसेस के बीच में ही एक एरर आ जाती है 91, जो ज्यादातर मोस्टली आ जाती है कई बार, कई केसों में जब आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर रहे हैं, तो आपकी एक रन टाइम एरर 91 शो होती है, और आप जैसे देखेंगे ये एरर आती है और आपका बिजी क्लोज हो जाता है। तो बिजी अगर क्लोज हो गया और आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हुआ, बीच में आधी प्रोसेस में ये एरर आ गई, तो आपका नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए इसके लिए 2 सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। जैसे कि पहला सॉल्यूशन है कि जो आपकी डाटा डायरेक्टरी होती है, जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आप जिस फोल्डर में आपकी कंपनी रहती है, स्टोर होती है, वो आपकी डाटा डायरेक्टरी के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये है सेट डाटा डायरेक्टरी। अभी बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे जो डाटा डायरेक्टरी होती है सी बिजविन डाटा, जहां पर आपका बिजी इंस्टॉल होता है वहीं ये डाटा डायरेक्टरी रहती है। तो अगर आपकी रन टाइम एरर 91 आ रही है फाइनेंशियल ईयर चेंज करते टाइम,
तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले सॉल्यूशन में आप इस डायरेक्टरी में जाइए, मतलब कि सी बिजविन डाटा, इसको कॉपी कर लेते हैं और फोल्डर ओपन करते हैं अपना, इसको पेस्ट कर लेते हैं पाथ को। तो देखिए सी बिजविन डाटा, ये मेरी सारी कंपनीज आ चुकी हैं। सी ड्राइव, बिजविन फोल्डर, डाटा फोल्डर, ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी आती है जिसमें मेरी सारी कंपनीज हैं। यहाँ पर मुझे देखना है मेरी कंपनी का कोड कौन सा है, और उसी कंपनी को मुझे कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर में रख देना है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको ई ड्राइव में किसी दूसरे फोल्डर में रख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एड ऑन फोल्डर है इसमें रख देता हूँ, और इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके बिजी में वापस आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके कर देंगे तो ये आपकी डायरेक्टरी अब चेंज हो जाएगी। फोल्डर, एक फोल्डर से उठा के कंपनी हमने दूसरे फोल्डर में रख दिया और डायरेक्टरी चेंज कर दी है। अब कंपनी आप ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर आप चेंज करेंगे तो आपकी एरर नहीं आएगी। बट अगर फिर भी ये एरर आती है तो सेकंड सॉल्यूशन ये है कि आपको कंपनी ओपन करके उसमें रीराइट बुक रन करना होगा। रीराइट बुक्स रन जब आप करते हैं तो आपकी जितनी भी टेबल होती है वो आपकी रिफ्रेश हो जाती है डाटा की, डाटाबेस की, और उसके बाद जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये रन टाइम एरर नहीं आती। रीराइट बुक आप कैसे चलाएंगे तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा हाउस कीपिंग के अंदर, सेकंड ऑप्शन है रीराइट बुक्स। इसको आप एंटर करेंगे और ये आपकी, बट इस प्रोसेस को करने से पहले आपको बैकअप जरूर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है रन टाइम 91 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कैरिंग फॉरवर्ड बिलो कॉन्फ़िगरेशन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखिए अगर आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉन्फ़िगर किया हुआ है और न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपको उसको फॉरवर्ड करना है, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने होंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाते हैं हम पुराने फाइनेंशियल ईयर में, जो कि है हमारा 23-24। ओके करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। देखिए कि जो मेरे लोकल के कस्टमर्स हैं उनके लिए देखिए मैं यहाँ डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आइटम ग्रुप वाइज। ऐसे ही मेरे जो इंटरस्टेट एक कस्टमर है उनके लिए भी मैंने डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आइटम ग्रुप वाइज। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्राइसिंग का, ये आप देखेंगे तो पार्टी वाइज आइटम स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर, या फिर आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर, पैरामीटर वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर, बीसीएन वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर, जो भी आपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। प्राइसिंग स्ट्रक्चर आप इसलिए बनाते हैं ताकि जब आप सेल बिल क्रिएट कर रहे हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली पिक कर ले पार्टी के अकॉर्डिंग जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे करंट ईयर में काम चल रहा था प्राइसिंग स्ट्रक्चर का वैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी चलना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे। ये काम आपको अपने उस फाइनेंशियल ईयर में करना है जो कि जिस फाइनेंशियल ईयर से आपको फॉरवर्ड करना है। जैसे कि अभी हमने 23-24 में आपको करना है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर जो है आपका वो 24-25 है। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 है इसका आपको प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25 उसमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कैरी आइटम प्राइसिंग इन्फो टू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर। एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे, क्लिक करके ओके कर देंगे। यस किया। अब देखिए नो एरर फाउंड और आपका जो सिंक हो चुका है सक्सेसफुली मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है प्राइसिंग स्ट्रक्चर का। ओके करते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल चेंज करेंगे न्यू चेंजेस के साथ। तो आप देखेंगे कि जो भी प्राइसिंग स्ट्रक्चर है मेरा कैरी फॉरवर्ड करके नए फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा, जो कि मैंने अभी जनरेट किया था। कॉन्फ़िगरेशन में आइटम प्राइसिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या आया कि नहीं। देखिए जो भी मैंने डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो मेरा यहाँ पर आ चुका है न्यू फाइनेंशियल ईयर में।
दोबारा पुराने फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन है अगर आपको प्राइसिंग स्ट्रक्चर अपना फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद अगर आपकी जो पीडीसी एंट्रीज हैं, पोस्ट डेटेड चेक जो होते हैं आपके, उनको भी आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड करना है, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में उनको रेगुलाइज किया नहीं हमने, और हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेगुलाइज होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं विदाउट एनी चेंज, और मिसलेनियस डाटा एंट्री में आप जाएंगे, यहाँ पर रेगुलाइज पीडीसी ये ऑप्शन है, एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे। अब देखिए जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू कैरी पीडीसी वाउचर एंट्रीड इन प्रीवियस ईयर बट बिलोंग्स टू करंट ईयर। पीडीसी एंट्री वो होती है, पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक, जिसमें हम आगे की डेट का चेक डेट डाल देते हैं और एंट्री पोस्ट करते हैं। दो तरह के चेक होते हैं हमारे, एक रेगुलर एक पीडीसी। तो पीडीसी की जो एंट्री होती है कब रेगुलर होती है, जब आप पीडीसी की डेट उसमें एंटर करते हैं। तो अगर इन केस आपने पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर में पीडीसी की एंट्री पोस्ट की, बट जो पीडीसी की रेगुलाइज वाली जो डेट है वो आपने नए फाइनेंशियल ईयर वाली डाली है, तो आपकी पीडीसी के जो वाउचर हैं वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। यस करेंगे इस ऑप्शन पे। अब देखेंगे टोटल हमारी कितनी पीडीसी हैं, सेव करेंगे। अब देखिए तो ये हमारे पीडीसी के वाउचर हैं, पोस्ट डेटेड चेक। आप देख सकते हैं आप ये सारी एंट्री आ चुकी है पेमेंट और रिसिप्ट की। जैसे कि हमने एक पेमेंट की थी और उसकी पीडीसी डेट हमने यहाँ पर बता दी थी, और ये हमने बता दिया था ये हमारी जो पेमेंट है, हम चेक जो इशू कर रहे हैं वो रेगुलर चेक नहीं है, वो पोस्ट डेटेड चेक है। तो ये एंट्री भी हमारी फॉरवर्ड होके आ चुकी है न्यू फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट है कि अगर आपने कुछ भी काम मास्टर में, कुछ भी ऐसा काम आपने किया, कोई इंफॉर्मेशन आपने अपडेट कर दी है, कोई आपने रेट प्राइस वगैरह कुछ भी आपने ओल्ड फाइनेंशियल ईयर में अपडेट कर दिया है और उसको आप फिर नए फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि 31 मार्च से ही पहले ही आपने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, या फिर आपने 31 मार्च को कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट कुछ काम ऐसा था जो आपका पुराने फाइनेंशियल ईयर में पेंडिंग था, क्योंकि 1 अप्रैल को आपको अपनी बिलिंग स्टार्ट करनी है, और बिलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको नया फाइनेंशियल ईयर तो जनरेट करना ही होगा, तभी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर सकते हैं 1 अप्रैल को। बट आपने जो क्लोजिंग है वो प्रॉपर नहीं की है, मतलब ईयर एंड एडजस्टमेंट आपने नहीं किया है, या फिर कुछ आपने चेंजेस करना था वो आपने पेंडिंग छोड़ दिया अभी, और अब आपको जो पेंडिंग काम है वो आप कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर में जाना है और अपना जो भी पेंडिंग काम है उसको वहां पर कर देना है कंपनी के अंदर। इसके बाद आप चाहेंगे कि जितना भी मेरा पेंडिंग काम है, क्योंकि जो मैंने जब फाइनेंशियल ईयर चेंज किया था तो मेरा उतना काम तो जा चुका था, बट उसके बाद जो भी मैंने काम किया है अभी रिसेंटली वो भी मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपल है, सबसे पहले अपने पुराने फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की भी है F11, इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं और पुराने फाइनेंशियल ईयर में अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो कंपनी स्विच होके आ चुकी है प्रीवियस ईयर में, और यहाँ पर हम देखिए प्रीवियस ईयर में हमारी कंपनी आ चुकी है। नीचे भी दिख रहे हैं आप कि 23-24 शो हो रहा है, जो लास्ट ईयर की डेट है, मतलब कि जो हमारा अभी करंट ईयर चल रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि जो भी हमने काम किया है वो हमने काम यहाँ पर फिनिश कर लिया, और अब जो भी हमने नया काम किया है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपने नए फाइनेंशियल ईयर में, जिसको हमने पहले ही बना दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल इसी ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पर आप नो की जगह यस पर प्रेस करेंगे। यू आर गोइंग टू चेंज टू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेस, यस करेंगे। इसके बाद देखिए ऑल मास्टर और न्यू एंड चेंज मास्टर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऑल हमें नहीं प्रेस करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो हमने पहले ही कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जो है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिए थे और फाइनेंशियल ईयर को जनरेट कर लिया था यहाँ पर। बट जो हमने न्यू चेंजेस करे हैं, कुछ भी हमने मॉडिफिकेशन करी है मास्टर के अंदर, ट्रांजिशन के अंदर न्यू चेंजेस करें, उन्हें ही बस हमें फॉरवर्ड करना है। तो हम न्यू एंड चेंज मास्टर पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर कैरी अकाउंट फुल डिटेल और कैरी आइटम फुल डिटेल, इन दोनों को क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। तो जितने भी हमारे न्यू चेंजेस हैं वो नए फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि जो बैंक रिकंसिलिएशन की जो ट्रांजेक्शन है, अनक्लियर्ड एंट्रीज हैं, उनको कैसे फॉरवर्ड करेंगे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे अभी ये हमारा 23-24 जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आप देखेंगे कि अनक्लियर्ड एंट्रीज रखी हुई हैं। एंट्री पोस्ट हमने कर ली, बट ये एंट्री जो है अनक्लियर्ड है, हमारी स्टेटमेंट से मैच नहीं है। इनको हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे फॉरवर्ड करना है, तो चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और यहाँ पर कैरी बैंक रिकंसिलिएशन एंट्री, इस पर एंटर करेंगे और स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। तो आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं बैंक रिकंसिलिएशन की जो अनक्लियर्ड हैं, वो आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अनक्लियर्ड हो या क्लियर्ड हो, जो भी आपकी एंट्रीज हैं उनके रेफरेंसेस न्यू फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है पार्टी बैलेंसेस नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू द करंट ईयर रेजोल्यूशन। अब देखिए, अगर कोई ऐसा बैलेंस है जो कि आपकी अकाउंट्स का कोई बैलेंस ऐसा है जो लास्ट ईयर से परफेक्टली आया नहीं है, मतलब लास्ट ईयर में उसका बैलेंस कुछ और था, क्लोजिंग बैलेंस, बट करंट ईयर में वो ठीक से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट ईयर में जाके जिससे आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, हाउस कीपिंग में आप अपडेट मास्टर बैलेंस चला लीजिए, ताकि आपके जितने बैलेंस हैं वो रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज कीजिए और न्यू एंड चेंज मास्टर पे क्लिक कर दीजिए, तो जितने भी आपके प्रीवियस बैलेंस है, प्रीवियस ईयर के बैलेंस हैं, वो न्यू ईयर में आ जाएंगे। अगर आपका जो स्टॉक अकाउंट नॉट शोइंग वैल्यू इन द करंट ईयर, देखिए अगर स्टॉक का जो वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यूएशन जो है क्लोजिंग स्टॉक की, मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो ये मेरी बैलेंस शीट की रिपोर्ट है। इसमें आप देखेंगे जो स्टॉक इन हैंड का जो अमाउंट है यहाँ पर शो हो रहा है, ये हमारा बैलेंस शीट में भी आता है और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में भी आता है। ओपन कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की जो ये अमाउंट है। अब ये अमाउंट जो है आपकी कहाँ से आती है, तो जितना भी आपका पेंडिंग स्टॉक बचा होता है उसकी जो कॉस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके लाता है, या फिर जो भी आपने स्टॉक वैल्यूएशन मेथड सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर वैल्यूएशन आती है क्लोजिंग स्टॉक की। ये स्टॉक अगर आपकी ठीक से नहीं आ रही है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि जब आपने रिपोर्ट ओपन की थी तो इस ऑप्शन को इनेबल नहीं किया था, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। तो जब भी आप बैलेंस शीट की रिपोर्ट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट ओपन करें, तो आपको इस ऑप्शन को जरूर यस करना है, अपडेट क्लोजिंग स्टॉक, ताकि जब भी रिपोर्ट ओपन हो तो अपडेटेड वैल्यूएशन के साथ ओपन, और जब अपडेटेड वैल्यूएशन के साथ ओपन होती है तभी आपके नेक्स्ट ईयर में करेक्ट बैलेंस जो है फॉरवर्ड होता है। अगर आपको मैनुअली स्टॉक की वैल्यूएशन डालनी है, आप चाहते हैं कि वैल्यूएशन आप मैनुअली डालें और ऑटोमेटिक नहीं आनी चाहिए आपकी स्टॉक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट को ओपन करेंगे आप, और जो स्टॉक की वैल्यूएशन होगी यहाँ पर आप एंटर करेंगे वैल्यू के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। यहाँ मंथ वाइज आप स्टॉक की वैल्यूएशन डाल सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं मैनुअली, और उसको सेव कर देंगे। वैल्यूएशन जो भी आप रखेंगे मैनुअली टाइप कर देंगे, सेव करने के बाद कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू शो होगी। और इसके बाद आता है हमारा इंपोर्टिंग डाटा टू न्यू कंपनी विया एक्सएमएल। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि नए फाइनेंशियल में आपको कंपनी ही नई क्रिएट करनी है और न्यू कंपनी क्रिएट करनी करनी है, बट आपको जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके मास्टर और बैलेंसेस वहां पर चाहिए, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल में जितना भी डाटा है उसको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो जैसे कि जो मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी है वहां पर आप जाएंगे डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट डाटा पे जाएंगे, मास्टर एंड ट्रांजेक्शन, तो एक मास्टर की फाइल और एक ट्रांजेक्शन की फाइल ये आप जनरेट कर लेंगे। तो अगर ट्रांजेक्शन आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको मास्टर चाहिए, तो सिर्फ आप मास्टर भी ले सकते हैं। मास्टर मतलब कि जो आइटम है, अकाउंट है, और उनका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, किस डेट तक का क्लोजिंग बैलेंस आपको चाहिए वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, और एक्सएमएल फाइल जहां पर भी जनरेट करना चाहते हैं फोल्डर में जनरेट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद जो न्यू कंपनी आप क्रिएट करेंगे उसमें आप जाएंगे, यहीं डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंपोर्ट डाटा पे एंटर करेंगे, और जो हमने एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट की है एग्जिस्टिंग कंपनी से उसको यहाँ पर पाथ देके आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर सारी मास्टर की लिस्ट जो है शो हो जाएगी। ओके करेंगे और इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगी मास्टर, जितने भी आपके आइटम की लिस्ट है, पार्टी की लिस्ट है, अकाउंट की लिस्ट है, वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आप कर सकते हैं बिजी कंपनीज में।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग ओपनिंग स्टॉक बैलेंसेस इन बैलेंस शीट। देखिए जो भी आप बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी हमारा ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है बैलेंस शीट में, अभी मेरा लास्ट ईयर है, करंट ईयर जो नया फाइनेंशियल जनरेट किया है, उस पर ओपन कर लेते हैं एक बार कंपनी को। ये आप देखेंगे ये हमारा नया फाइनेंशियल ईयर है, और न्यू फाइनेंशियल ईयर में आप देखिए कि जितना भी ये बैलेंसेस शो हो रहा है ये ओपनिंग बैलेंस है, अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस है। जैसे कि जो फिक्स एसेट इसमें देखें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है। और ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, तो वो आपके अकाउंट मास्टर के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अकाउंट मास्टर ओपन कर लेता हूँ, कंप्यूटर जो मेरी फिक्स एसेट है, तो वो बैलेंस मेरा कहाँ से आ रहा है, जो कि मेरा यहाँ पर मैंने एंटर किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब ये मैं चेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये जो बैलेंस है वो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होके आ चुका है न्यू फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप ये बैलेंस चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये बैलेंस आप सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही चेंज कर सकते हैं, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा। देखिए जब कंपनी यहाँ पर, इस कंपनी में 2 फाइनेंशियल ईयर है, 23-24 और 24-25। तो जो ओपनिंग बैलेंस मास्टर आप मॉडिफाई कर सकते हैं मास्टर में जाके, वो सिर्फ 23-24 में कर सकते हैं। 24-25 में आप ओपनिंग बैलेंस जो है वो चेंज नहीं कर सकते मास्टर का। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो स्प्लिट करके आपको एक फाइनेंशियल ईयर रिमूव करना होगा, तो इस कंपनी में एक ही फाइनेंशियल ईयर बचेगा। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही आप जो वैल्यू है ओपनिंग बैलेंस की वो चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के बाद जितने भी ईयर हैं उसमें किसी में भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और इन केस जब आपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किए, नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट किया, और आपका ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं होता, मिसमैच आ जाता है, तो उसकी भी हमने रिपोर्ट दी है डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस मिसमैच फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अभी देखिए अगर आपने लास्ट ईयर में कोई भी चेंजेस कर दिए और उसके बाद आपने करंट ईयर में देखा कि क्या क्या मिसमैचेस हैं, कौन सा मेरा बैलेंस मिसमैच है अकाउंट का, किसका ग्रुप मिसमैच है, तो इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखा देगा मिसमैच अकाउंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। यहाँ पर आपको अकाउंट की लिस्ट हो जाएगी, सेकंड कॉलम में आपको ये दिख जाएगा कि जो करंट ईयर में ग्रुप है अकाउंट को वो क्या है, और करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना है, और प्रीवियस ईयर में ग्रुप क्या था उसका, और प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग होता है, तो ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो आपको इस रिपोर्ट में शो कर देगा कि यहाँ पर मिसमैचेस हैं, आप इनको ठीक कर लीजिए और आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। ये मैच होना जरूरी है, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे और जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अगर आप ये चैलेंज फेस करते हैं, या फिर जितने भी हमारे चैनल पार्टनर रीसेलर इस वेबिनार में ज्वाइन हैं, आपके कस्टमर की क्वेरीज आपके पास आती है कि मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनका क्या सॉल्यूशन है, तो आप ये सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं, फाइनेंशियल की प्रोसेस बता सकते हैं। ये प्रिकॉशन है कुछ जो इनको आप लेंगे तो आपका जो डाटा है वो स्मूथली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये था आज का वेबिनार, और इससे रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस वेबिनार के बाद, आप हमारी हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 टाइम 8 आप डायल करेंगे, और ईमेल आईडी है support@busy.in, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 24/7 हमारा सपोर्ट अवेलेबल रहता है। आपको कभी भी कोई इशू आता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनेंशियल चेंज करते टाइम अगर आपको कोई भी इशू आता है तो ये सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, और बाकी हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 टाइम 8 नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये था आज का वेबिनार। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और जो भी आप फाइनेंशियल ईयर अपनी कंपनी का चेंज करेंगे वो स्मूथली आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।